हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक मोशन में। मैं हूं प्रियंका और लेकर आई हूं 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो बेटा सेल क्योंकि हमारी लाइफ को बनाती है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी रिसर्च के बाद में जो साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो सेल का जो ओरिजिन है वो किससे हुआ, वाटर से हुआ। ठीक है, इस चीज़ का एग्जाम्पल हमारे इंडिया के अंदर ही है। अगर मैं बात करूं हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली इन लद्दाख, ठीक है, आप सबको पता है कि लद्दाख के अंदर बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है। इस एक्सट्रीम ठंड के बावजूद भी वहाँ पर पुगा वैली में एक हॉट स्प्रिंग है और उसका जो टेम्परेचर है वो नियरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। यानी कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास इस हॉट स्प्रिंग का जो टेम्परेचर है वो रहता है। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन उस कंडीशन के सिमिलर है जब हमारी अर्थ बन रही थी 3.5 बिलियंस पहले। तब भी हमारी अर्थ इतनी ही गर्म थी और उसी टाइम से, उसी समय पे जो सेल है, सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ये कह सकते हैं हम कि उसी कंडीशन में लाइफ का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गया था। तो बेटा जो ऑर्गेनिज्म ऐसे हाई टेम्परेचर वाले हॉट स्प्रिंग में डेवलप हो जाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हीट लविंग ऑर्गेनिज्म। और बेटा जो ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर पे डेवलप हुए, उन्हें हमने क्या नाम दिया, हॉट लविंग बैक्टीरिया। और जिनका दूसरा नाम थर्मोफाइल्स भी है। थर्मो का मतलब होता है बेटा हीट, रटना नहीं है, समझिए। थर्मो मतलब हीट, फाइल मतलब लविंग। मतलब थर्मोफाइल हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हीट चाहते हों, यानी कि जिनको डेवलप होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हो, हीट की ज़रूरत हो। तो बेटा ये जो हॉट स्प्रिंग है हमारी पुगा वैली में, ऐसा ही क्लाइमेट रहा होगा उस टाइम जब हमारी सेल वाटर के अंदर डेवलप हुई। तो सबसे पहले जो देखा गया, हॉट लविंग बैक्टीरियाज को देखा गया। और ये जो हॉट लविंग बैक्टीरिया हैं, इनको हम थर्मोफाइल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो हॉट लविंग बैक्टीरिया हैं बेटा, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब होता है बेटा वन, यूनि का मतलब होता है वन, सेल्युलर का मतलब आप समझ ही रहे हो, सेल। यानी कि हॉट लविंग बैक्टीरिया क्या थे, केवल एक सेल से बने थे। ठीक है, यानी कि एक सेल के अंदर ही वो फूड ले रहे थे, एक सेल से ही वो फूड को डाइजेस्ट कर रहे थे। यानी कि जितने भी सारे काम होते हैं एक लाइफ को चलाने के लिए, वो सारे काम हमारे किस में हो रहे थे, उसी एक सेल में हो रहे थे। इसीलिए जो हमारे हॉट लविंग बैक्टीरिया हैं, उनको हमने क्या कहा, यूनिसेल्युलर। यानी कि ये एक सेल ही थी। हॉट लविंग बैक्टीरिया कैसे बने थे, यूनिसेल से, यानी कि वन सेल से। तो जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे एक सेल से बने होते हैं। अब बात करते हैं कि लखनऊ में पीलियो साइंस का इंस्टीट्यूट है, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पीलियो साइंस लखनऊ के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया हॉट स्प्रिंग को और उन्होंने पाया कि ऐसी हॉट स्प्रिंग के अंदर बहुत जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट ऐसी सेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है, बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जा रहा था और इसके डिपोजिशन की वजह से जो हार्मफुल रेडिएशन थी या एक्सट्रीम कंडीशन थी एनवायरनमेंट की, वो सेल को बचा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किससे बने होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं, जिन्हें हमने कहा यूनिसेल्युलर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं, यानी कि उन्हें हमने कहा मल्टी सेल्युलर। तो मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। यूनिसेल्युलर आपने बैक्टीरिया तो पढ़ ही लिया, ठीक है, बैक्टीरिया। दूसरा हो गया हमारा पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा हो जाएगा,
ठीक है, अमीबा। अब मल्टी सेल्यूलर की बात करते हैं, ह्यूमन, डॉग, कैट। तो जितने भी ह्यूमन है, डॉग हुए, कैट हुए, ये कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ सेल जो है हमारी, वो इनको क्या करती हैं, बनाती हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं हम कि जो हमारी सेल है वो क्या करती है। तो बहुत सारी सेल मिलकर, जब बहुत सारी एक से ज़्यादा सेल, एक जैसी सेल जब इकट्ठा होती हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि दे ऑर्गेनाइज टिश्यू। जब डिफरेंट तरह के टिश्यू एक साथ इकट्ठा होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज होते हैं, वेल मैनर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इनको हम क्या कह देते हैं, ऑर्गन। और जब ये ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम ही किसको बनाते हैं, बॉडी को बनाते हैं, एनिमल्स को बना देते हैं, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, यानी कि जब बहुत सारी सेल आपस में कोरिलेशन करती हैं, आपस में मिलती हैं, जब बहुत सारी सेल ऐसी हैं जिनके फंक्शनल और जिनकी मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट सेम होती है, तो वो क्या करेंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, और डिफरेंट तरह के टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर किसका, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है। चलिए समझते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो बेटा सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, हमारी आंखों की वो कैपेसिटी जिसके थ्रू हम दो पास पास रखी हुई चीज़ों को अलग अलग क्लियरली देख लेते हैं, इसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि ह्यूमन की आंख की वो क्षमता जिसके द्वारा वो दो बहुत पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सके, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करो मैं दो डॉट बना रही हूँ, ठीक है। अब ये डॉट आपको बहुत क्लियर दिख रही होंगी, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो ये इन डॉट के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको ये अलग अलग दिख रही हैं। लेकिन अगर इन डॉट को मैं और पास ले आऊँ, देखो अब भी दिख रही हैं, अब मैं और दो इनको और पास ले आऊँ, आपको अभी भी क्लियर दिख रही होंगी। अब मैं इनको बिल्कुल ऐसे ले आऊं, अब भी आपको अलग दिख रही होंगी। अगर मैं आपकी आंखों के पास इन डॉट को थोड़ा थोड़ा लेके आऊं, तो आप देखोगे एक ऐसा पॉइंट आएगा, आपको वो एक दिखने लगेगी, ठीक है। क्या दिखने लगेगी, एक दिखने लगेगी, यानी कि आप उस पॉइंट पर इन डॉट को क्लियर नहीं देख पा रहे हो। यानी कि वो पॉइंट जब आप इन दो डॉट को क्लियरली देख पा रहे होंगे, उसी को कहते हैं हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो बेटा इन डॉट के बीच की दूरी जब तक 0.1 मिलीमीटर तक रहेगी, तो आपको ये डॉट दिखाई देंगी। जैसे ही ये 0.0 से कम होगी, आपको एक डॉट दिखाई देने लगेगी। यानी कि 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर अगर ये डॉट रखी हुई हैं और इनके बीच की दूरी 0.1 मिलीमीटर है, तो आप इन डॉट को क्लियरली देख सकते हो। इसी को कहते हैं हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो बेटा जो ह्यूमन आई है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर एट द
डिस्टेंस फ्रॉम योर आईज। ठीक है, अगर आपकी आईज से ये डॉट 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उनके बीच की दूरी कितनी, 0.1 मिलीमीटर, तो तब तक ये डॉट आपको क्लियर अलग अलग दिखाई देंगी। दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ आवर आईज। यानी कि अगर इससे पास हम लेके आएंगे तो हमें ये डॉट नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो समझ गए। यानी कि मानव की आंख की वह क्षमता जिस के थ्रू दो पास पास रखी चीजों को वो अलग अलग आसानी से पहचान सके, अलग अलग देख सके, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हो। ठीक, चलिए तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपकी जो बुक के पेजेस हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुक के पेजेस को रिप्रेजेंट किससे किया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो देखो मैग्नीफाइंग, मैंने वहाँ भी बताया था, मैग्नीफाइंग यानी कि किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपको लार्ज करके देखना हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को आपको क्या करके देखना हो, लार्ज करके देखना हो। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग। ठीक है, क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग यानी कि किसी चीज को लार्ज कर देना या फिर एनलार्ज कर देना, एनलार्ज करके देखना। अब हम किसी चीज को बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम चीजों को, हमें चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। तो उसमें आपको क्यों बड़ी दिखाई देती हैं, उसमें क्या लगा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या लगा रहता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फीचर है वो क्या है कि ये ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है, लार्ज करके दिखाता है। या आपने 8th क्लास में 10th चैप्टर के अंदर आपने एक और पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी कि हम चीज़ों को, लेंस को कंबाइन करके भी देख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन समझ आ गया, यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके जो रियल साइज है उसके साइज से बड़ा करके देखने को, यानी कि लेंस की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट के वास्तविक साइज को और बड़ा देखने के प्रोसेस को कह दो, हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तो समझ लिया, मैग्निफिकेशन समझ लिया। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारी सेल है, सेल के बारे में पहली बार, सेल के बारे में पहली बार किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने, इन 1665 में। और इन्होंने क्या किया, सेल्फ डिजाइंड, ठीक है, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के थ्रू अपनी इस सेल को देखा और इस सेल को इन्होंने इसके एक्चुअल साइज से ये 200 टाइम टू 300 टाइम एनलार्ज करके देख पाए। फिर भी इन्हें अपने उस माइक्रोस्कोप में जो सेल है एक बॉक्स की तरह दिखाई दी। ठीक है, एक बॉक्स की तरह दिखाई दी। ठीक, इस तरीके से बॉक्स उन्हें दिखाई दिए और इन्हीं बॉक्सों को उन्होंने क्या कहा, सेल, कि ये जो बॉक्स हैं, ये जो बॉक्स हैं ये क्या है, ये सेल हैं।
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब बनी होती है तो वो उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, एक सेल से होती है। यानी इसीलिए सेल को हम कहते हैं सेल इज द फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या हम कह सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी हम इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन उठता है इन्होंने ये सेल कहाँ से देखी, तो बेटा इन्होंने कॉर्क में, ठीक है, पहले जो बॉटल आती थी उन बॉटल्स पर किसी मेटल का लिड नहीं होता था, तो पहले क्या होता था, लकड़ी के छोटे छोटे से ढक्कन बनाए जाते थे इस तरह के। तो इन्होंने इस कॉर्क को एक पतला सा, जैसे लकड़ी की छीलन होती है ना, उसको छीला और उसको माइक्रोस्कोप पे रखा और तब उन्हें ये सेल दिखाई दी। ठीक है बेटा, चलिए चलो अब बात करते हैं कि अब के ज़माने में फिर इसके बाद थोड़ा सा वेल डिफाइंड माइक्रोस्कोप आया जिसको हम बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये सेल को थोड़ा सा डिफाइंड फॉर्म में दिखा सकता था हमें, और ज़्यादा हम इसको एनलार्ज कर सकते हैं इसके थ्रू। अब देखो बेटा, समझते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये कैसे काम करता है। जब आप स्कूल जाएंगे, अब स्कूल खुलने वाले हैं, कुछ बच्चों के स्कूल खुल भी गए होंगे, तो आप जब बायो लैब में जाएंगे तो बायो लैब में आपको सेल कैसे ऑब्जर्व की जाती है, सेल को कैसे देखा जाता है, वो आपको समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल्स के थ्रू समझाया जाएगा। बहुत सारे स्कूलों में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। ठीक है, तो जब आप जाओगे तो आप ऐसा कुछ एपरेटस देखोगे, इसको कहते हैं हम लाइट माइक्रोस्कोप, या फिर कहेंगे, या कहीं कहीं पर होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है। ठीक है बेटा, तो देखो ये होता है आई पीस, यहाँ पर हम अपनी आईज रखते हैं। ठीक है, आईज, हमारी आईज यहाँ रहती हैं। ठीक, और इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब। यहाँ पर भी एक क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी लेंस रहता है, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो लेंस है ये 10x के भी होते हैं, 40x का भी होता है, और कई में तो ये आपका 50x का भी होता है। ठीक है, तो इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से जो हमारी एक्चुअल साइज है सेल का वो कई गुना, कई टाइम बढ़कर दिखाई देता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है ये कैसे वर्क करता है। तो बेटा यहाँ पर एक लेंस होता है जिसे हम आईपीस लेंस बोल रहे हैं, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। सपोज करो अगर हमारा आईपीस और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है 10x का है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि हमें कोई सेल कितनी एनलार्ज होके दिखाई देगी। तो बेटा आईपीस अगर हमारा 10x है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस भी हमारा 10x है, तो इनको दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 100x। यानी कि आपको, आप जो भी सेल यहाँ पर देख रहे हैं वो सेल 100 टाइम बड़ी होके, एनलार्ज होके दिखाई देगी। ठीक है बेटा, अब चलिए बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्टेज। और इस स्टेज के ऊपर आपको एक कांच की सी छोटी सी प्लेट दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा स्लाइड। ठीक है, इसी स्लाइड पे आप जो भी अपना ऑब्जेक्ट रखते हो वो रखा जाता है इस पे, और एक और छोटी सी पतली सी कांच की ही वो होती है, इसको हम बोलते हैं कवर स्लिप। ये राउंड भी होती है और आपकी ये क्यूब्स इसमें इस तरह से भी होती है, और आपकी सर्कल भी होती है। ठीक है, आपकी जो स्लाइड है ये कैसी होती है, रेक्टेंगल शेप की होती है, लेकिन ये कैसी होती हैं, कांच की होती हैं, ग्लास की होती हैं, प्योर ग्लास की होती हैं। ठीक है, अब सपोज करो आप अनियन पील आपके पास है, और अनियन पील के अंदर आप सेल देखना चाहते हैं, तो आप अनियन पील का एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे और उसको किस पे रखेंगे, स्लाइड पे रखेंगे। किस पे रखेंगे, स्लाइड पे। ठीक है, स्लाइड पे रखने के बाद में आप इसको क्या करोगे, कवर स्लिप पे रखोगे।
अब बेटा ये जो हमारी सेल है ना, सेल को देखने के भी प्रोसेस है, क्योंकि ये जो हमारी अनियन पील है ये कैसी रहती है, कलरलेस रहती है। तो इसमें क्या डाला जाता है, सेफ्रानिन। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा एक कलरफुल पिगमेंट होता है जो हमारी सेल को कलर कर देता है, जो हमें आसानी से दिखाई देती हैं। चलिए पहले हम फंक्शन की बात करते हैं कि ये माइक्रोस्कोप में हमारा कैसे फंक्शन करता है। तो यहाँ पर आप जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, जो भी सेल, जिस भी चीज़ की सेल देखना चाहते हैं, उसे आप स्टेज पे रखेंगे, कवर अपनी स्लाइड के ऊपर रख के। ठीक है बेटा, और आप ये जो आपको रफ फोकसिंग नोब दिखाई दे रहा है, इसको हम कोर्स फोकसिंग नोब भी कहते हैं। ठीक है, या कोर्स एडजस्टमेंट नोब भी कहते हैं। इस नोब की हेल्प से ये जो हमारी बॉडी ट्यूब है, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, यानी कि हम वहाँ इसको फोकस कर सकते हैं जहाँ से हमारी आइज इस यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रही हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट तब भी क्लियर नहीं है, तो ये जो फाइन फोकस नोब है, इसको हम फाइन एडजस्टमेंट नोब भी कहते हैं। इसको हल्का सा जब आप ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट है ना, उनको क्लियर करके दिखाता है, यानी कि जो अब हमें ज़्यादा और क्लियरिटी चाहिए तो हमें फाइन फोकसिंग नोब की हेल्प से करनी होती है। आप इसमें यहाँ मिरर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मिरर क्या करता है कि ये लाइट जो इसके ऊपर पड़ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर कवर स्लिप के ऊपर डालता है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को लाइट की हेल्प से देखते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा ये आई लेंस है, यहाँ पर हम अपनी आईज को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, स्टेज हमारी किस लिए होती है, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। मिरर क्या काम करता है, जितनी भी लाइट होती है उसको यहाँ से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। ठीक है बेटा, अब जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था, अगर हमारा आई पीस 100x है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा कितना है, 40x है, तो बताइए कितने गुना बड़ी होके हमें सेल दिखाई देगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। शेयर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको ये वीडियो आराम से मिल जाए। बाय बाय।